दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ सिविल जज 2022 और एमपी सिविल जज जो कि 2023 में हो सकता है उसके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। तो ये एक प्रकार की क्विज है, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप इसमें दोस्तों आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपका स्कोर 85 आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन राइट है, और अगर आप 75 कर रहे हैं तो गुड है, आपको यानी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और 50 से कम आ रहा है तो आपको डेप्थ में सब्जेक्ट की स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए स्टडी 16 के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के तहत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है? संक्षिप्त विचारण को इंग्लिश में कहते हैं समरी ट्रायल। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, यानी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस एग्जाम की, यानी जब आप बन जाएंगे तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही बनेंगे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल कर सकते हैं सेक्शन 261 के तहत, अगर इन्हें हाई कोर्ट द्वारा सशक्त किया जाता है तो दोस्तों समरी ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी से। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो समरी ट्रायल है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ की दी जाती है। 3 माह से ज़्यादा का इसमें जो कारावास है वो नहीं दिया जा सकता है, और इसमें समन ट्रायल की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है दंड, इसमें क्वेश्चन आता है कि समरी ट्रायल कौन कौन कर सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता में उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ किस धारा में वर्णित हैं? यानी दोस्तों सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट को है वो किस धारा में है? तो आप पढ़िए धारा 482 यानी 482 सेक्शन है सीआरपीसी की, उसमें हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। जबकि आप सीपीसी में जाएंगे तो 151 में है और एमपीएलआरसी में 32 में है। क्वेश्चन आता है मेंस में कि जो सीआरपीसी में जो इनहेरेंट पावर है और सीपीसी में, तो इनमें क्या डिफरेंस है? दोस्तों जो सीआरपीसी में जो इनहेरेंट पावर है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, जो सीपीसी में है वो उसमें एक प्रॉपर कोर्ट नहीं बताया गया है, यानी सभी सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। इसके अलावा दोस्तों सीपीसी का एक लीडिंग केस है 151 यानी जो इनहेरेंट पावर से, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हाँ सेठ मनोहर लाल वाला मामला, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे संबंधित है? तो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट से संबंधित है, सॉरी वो इनहेरेंट पावर से संबंधित है। नेक्स्ट है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकते हैं? तो जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हैं वो 1 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं और 5,000 रुपये तक जुर्माना। तो आप लोग समझ लीजिए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष, असिस्टेंट सेशन जज हैं जो 10 वर्ष, और आपके जो एडीजे हैं और सेशन जज हैं और हाईकोर्ट जजेस हैं विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, इवन मृत्यु दंडादेश भी और आजीवन कारावास भी। लेकिन अगर जो सेशन कोर्ट द्वारा अगर मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो उसे हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्मेशन करवाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कितने जजेस द्वारा कन्फर्मेशन करवाना पड़ता है अगर सेशन कोर्ट ने दंडादेश मृत्यु दंडादेश दिया है तो। नेक्स्ट है, और इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं ये 10,000 तक का जुर्माना का दंडादेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रू स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो अग्रिम जमानत और सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ, हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। दोस्तों आपको पता है पुनरीक्षण को रिवीजन कहते हैं। बेअनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती। तो देख लेते हैं, अग्रिम जमानत को कहते हैं इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल जो 438 में है। अग्रिम जमानत जो आपके सेशन कोर्ट है और हाई कोर्ट ही दे सकते हैं। सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ, यानी दोस्तों जो सेशन कोर्ट है उसके लिए पावर है रिवीजन 399 में, और हाई कोर्ट के पास रिवीजन पावर है 401 में। बेअनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती, तो ये 460 में। तो इससे अभी क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है अभी प्रेजेंट में जुडिशियल एग्जामों में कि बेअनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती, और एक सेक्शन है 461 उससे भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। नेक्स्ट है, तो इसमें ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना इसमें। तो पहला है केस डायरी जो कि 172 में है। नेक्स्ट है मृत्यु दंडादेश पुष्टिकरण के लिए 2 न्यायाधीश, यानी सेक्शन 369 सीआरपीसी की बात हो रही है, और छोटे मामलों में अपील ना होना 376। दोस्तों इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तीनों सही है। केस डायरी 172 से संबंधित है। दोस्तों जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखिए केस डायरी किस धारा में है, आपकी चार्जशीट किस धारा में है, डिफ़ॉल्ट बेल से रिलेटेड प्रोविजन किस धारा में है, और इस टाइप वाले विक्टिम कंपनसेशन स्कीम किस धारा में है, इस टाइप वाले क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं अभी। तो केस डायरी 172 में है। मृत्यु दंडादेश पुष्टिकरण के लिए 2 न्यायाधीश 369, छोटे मामलों में अपील न होना 376।
सो इनमें से तीनों स्टेटमेंट ही राइट है। नेक्स्ट है सत्य कथन फर्जी, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा दे सकते हैं। यानी दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं धारा 20 में, तो वो आपको 7 डेज तक की पुलिस कस्टडी दे, यानी वो 7 डेज तक की मैक्सिमम पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है। दोस्तों अभी हम लोग डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आप समझ लीजिए क्योंकि पुलिस कस्टडी से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो मैक्सिमम 15 डेज तक की पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। और आपके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट वो होते हैं जैसे आपके डीएम है, एसडीएम है, ये आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। धारा 20 आप पढ़िए, जो आपकी 144 लगती है धारा, वो आपके डीएम और एसडीएम और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त हैं वो लगा सकते हैं। तो पुलिस कस्टडी दी जाती है मैक्सिमम 15 दिन तक की। 15 दिन की जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, 7 दिन की आपकी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः धारा 144 2 माह तक परिवर्तनीय रहती है। ये बिल्कुल राइट है। सामान्यतः पूछा है, वैसा आपका जनरली राज्य सरकार से 6 माह तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है संक्षिप्त विचारण में अधिकतम 3 माह का कारावास दिया जा सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे समरी ट्रायल की, धारा 260 से लेकर 265 तक सीआरपीसी में प्रोविजन है समरी ट्रायल से रिलेटेड, उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो संक्षिप्त विचारण में मैक्सिमम 3 माह तक का कारावास दिया जा सकता है, यानी छोटे मामलों में समरी ट्रायल होता है। अध्याय 21A अभिभाग चर्चा से संबंधित है। कहीं कहीं पर यहाँ पर दोस्तों इसका इंग्लिश में तो मतलब होता है प्ली बार्गेनिंग, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं पर अभिभाग चर्चा की जगह आपको कुछ और देखने को मिलेगा। सौदा ऐसा कुछ एक शब्द है, वो आपको ऐसा कुछ मिल सकता है। तो देख लेते हैं इनमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो पहला बिल्कुल राइट है। जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं 15 दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन की। और धारा 144 जो डीएम एसडीएम और अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाते हैं 2 माह तक है। और जो समरी ट्रायल है 3 माह तक का मैक्सिमम इसमें कारावास है। और प्ली बार्गेनिंग 21A में है। दोस्तों आपको पता है प्ली बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट इंडिया में अमेरिका से आया। प्ली बार्गेनिंग जब अपनी सीआरपीसी लागू हुई थी उस समय ये कंसेप्ट नहीं था, और बाद में कई कमेटियाँ आई। इससे क्वेश्चन भी आता है कि किस कमेटी और किस लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट जोड़ा गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है प्ली बार्गेनिंग कब से लागू है। तो ये प्ली बार्गेनिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो अमेरिका से इस कंसेप्ट को लिया गया है। 21A में है। तो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें देख लेते हैं किस रिलेटेड है। तो मधु लियमे वर्सेज यानी बनाम एसडीएम मुंगेर, ये धारा 144 है। इसमें धारा 144 को संवैधानिक बताया गया था। नेक्स्ट ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये दोस्तों लीडिंग मामला है, काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं ललिता कुमारी वाले मामले से। तो ये FIR से रिलेटेड है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट कहाँ पे है 154। दीना बनाम भारत संघ, ये निष्पादन के रूप में फांसी से संबंधित है। नेक्स्ट है जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह किस मामले में कहा गया। तो बेल इज देखो जमानत नियम है यानी बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। सो इन विच केस इट वाज हेल्ड इन दोस्तों मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। मोतीराम वाला मामला था, आप याद रखिए, और MP से भी है तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इसमें बताया गया था कि दोस्तों जमानत नियम है और जेल अपवाद है। और बेल से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो 436 से 450 यानी चैप्टर 33 आप पढ़िए, उसमें क्वेश्चन आता है कि जमानतीय जो अपराध, एक तो ये क्वेश्चन भी पहले आता था कि जमानती अपराध कहाँ बताए गए हैं और जमानती अपराध क्या है, पहले ये क्वेश्चन आ जाता था। अब क्वेश्चन आता है कि 437 में क्या है, या अग्रिम जमानत कौन कौन दे सकता है, या 439 में किसके पास पावर है, इस टाइप वाले, या 440, तो इन सेक्शन से अब क्वेश्चन आने लगे। नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट बेल से रिलेटेड प्रोविजन किस धारा में है, तो डिफ़ॉल्ट बेल से रिलेटेड प्रोविजन है धारा 167 में। दोस्तों अभी हम लोग डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बाकी डिफ़ॉल्ट बेल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल तो इसमें एक टाइम पीरियड है 60 दिन और 90 दिन का, मतलब उस समय में चार्जशीट जो फाइल नहीं हो पाती है तो डिफ़ॉल्ट बेल एक राइट हो जाता है, तो इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। अभ्यासक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसका प्रावधान CRPC की किस धारा में, इसका प्रावधान दोस्तों धारा 110 में है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं धारा 106 से 124 तक, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन बनता है वो 106 में से 110 CRPC। यानी दोस्तों आप अगर किसी भी जुडिशियल एग्जाम में या कोई लॉ एग्जाम में अगर CRPC आ रही है तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन फिक्स नहीं रहता है वो किस सेक्शन से आएगा। यानी 106 में से 110 इन्हीं सेक्शन में से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि 106 और 106 में मतलब कितने टाइम लिमिट के लिए सिक्योरिटी वगैरह ली जाती है। तो 106 और 110 में याद रखना है 3-3 साल है, बाकी सब में 1-1 साल है। 106, 107, 108, 109, 110 यानी इन सेक्शनों से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभ्यासक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसका प्रावधान धारा 110 में है।
और इसमें अथॉरिटी भी पूछी जाती है। 106 में अथॉरिटी है, जैसे सेशन कोर्ट है और आपके JMFC हैं, इसमें कौन है पूछा जाता है। 110 में अथॉरिटी कौन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। और इसमें कितने के लिए जो प्रतिभूति ली जाती है, इसमें 110 CRPC में दोस्तों 3 साल के लिए प्रतिभूति ली जाती है। यानी जो 106 और 110 इनमें 3-3 साल, बाकी 107, 108, 109 इनमें 1-1 साल के लिए सिक्योरिटी वगैरह ली जाती है। नेक्स्ट है चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती और चुराई हुई संपत्ति। तो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे तो थेफ्ट कहाँ है 378 में है, और पनिशमेंट 379 में है, और जो एक्सटॉर्शन है 383 में है, लूट 390 में है, और डकैती 391 में है। तो डकैती में मिनिमम कितने व्यक्ति होना चाहिए क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा लूट से क्वेश्चन आता है, लूट की पनिशमेंट, क्योंकि 390 की पनिशमेंट 392 में है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है। चुराई हुई संपत्ति कहाँ पे, स्टॉलन प्रॉपर्टी 410 में है। इसके अलावा चोरी के एसेंशियल एलिमेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सत्य कथन बताइए। तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम के बालक द्वारा किया जाता है, यानी कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम के बालक द्वारा किया जाता है। और कोई बात दोस्तों फिर भी अपराध नहीं है अगर 7 से अधिक और 12 से कम, लेकिन किंतु अगर अपरिपक्व समझ का है बालक तो वो बात भी अपराध नहीं है। आप पढ़िए धारा 82, धारा 83, 84 में क्या है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, तो वो भी बात अपराध नहीं है। तो 82, 83, 84 इनसे क्वेश्चन आते हैं। डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स और मैकनॉटन रूल, इन तीनों से क्वेश्चन आता है और इनसे केस भी पूछे जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3 माह है, यानी दोस्तों एकांत परिरोध कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कई वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि दोस्तों 3 माह है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारत करने वाले कार्य से संबंधित है, इससे एक मैक्सिम भी पूछी जाती है धारा 95 से। नेक्स्ट है राजद्रोह में 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान है। दोस्तों तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, 7 वर्ष, और दूसरा है एकांत परिरोध की अवधि 3 माह, राइट है। धारा 95 तुच्छ अपहानिकारक करने वाले कार्य से संबंधित है, इसमें एक मैक्सिम पूछी जाती है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, ऐसी कुछ मैक्सिम है। राजद्रोह में 3 वर्ष, राजद्रोह कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में सेडिशन, और इसमें केदारनाथ वाला मामला पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अवेयर रहते हैं, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे राजद्रोह यानी जो 124A है, ये दोस्तों IPC काफ़ी न्यूज़ में है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें काफ़ी कुछ मतलब इसमें जजमेंट वगैरह आए हैं इससे रिलेटेड। राजद्रोह के बारे में काफ़ी ये मैटर न्यूज़ में है और आप लोग देख रहे होंगे, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो राजद्रोह में 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट है धारा को सुमेलित कीजिए। तो 195A है, इसमें किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना कहाँ है, तो धारा 195A में। और पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड कहाँ है, तो धारा 166B में। तो जितनी A और B वाली धारा है ये आप पे बनना चाहिए IPC की, चाहे वो 354C हो, 354D हो, 354B, 354A, यानी इस टाइप वाली, या 498A हो, यानी जो एक 124A हो, इनसे क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। तो दोनों राइट हैं। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मान के चलिए FIR लिखने के लिए कोई प्राधिकृत है और FIR अगर नहीं लिख रहा है तो किस सेक्शन के थ्रू वो ऑफेंस होगा, तो आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है पीछा करना, तो 354D में है, और कब्रिस्तान में अत्याचार करना तो 297 में ये पनिशेबल है। नेक्स्ट है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और मोहनी जैन विरुद्ध भारत संघ का मामला किससे संबंधित है। दोस्तों इस शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला और मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक है या भारत संघ, तो ये शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है और आर्टिकल 21A एक अब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी और MP जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो पर्सनल यानी जो जैसे CRPC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ सकती है, टॉप 100 एविडेंस की, पर्टिकुलर TPA की, कॉन्ट्रैक्ट की, इस टाइप से आ सकती है। नेक्स्ट आपको इनकरेक्ट बताना है। तो पहला है यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा, ये राइट है। नेक्स्ट है सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या एक्सटॉर्शन होता है, तो ये भी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट है जोसेफ साइन विरुद्ध भारत संघ में 497 को असंवैधानिक करार दिया, ये भी राइट है। जितने जो लीडिंग है 377 है, 497 इनसे अभी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जोसेफ साइन वाला मामला इसमें 497 को असंवैधानिक करार दिया। मिट्ठू सिंह वाले मामले में 303 को असंवैधानिक करार दिया। ये 303 से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें है क्या, इसमें दोस्तों ऐसा है कि अगर कोई आजीवन कारावास है, आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति है, अगर वो हत्या करता है तो उसको डायरेक्ट फांसी की मतलब सज़ा दी जाएगी, ऐसा है इसमें।
तो ऑल स्टेटमेंट इसमें राइट है, कोई भी दोस्तों इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है एसिड अटैक इज एन ऑफेंस अंडर। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है जैसे लिली थॉमस वाला मामला किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन का भी पूछा जाता है, और एक नवतेज सिंह जौहर वाला मामला भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है एसिड अटैक इज एन ऑफेंस अंडर। एसिड अटैक ऑफेंस है 326A IPC में। हेकलिन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, ये न्यूज़ में है दोस्तों हेकलिन टेस्ट चर्चा में, तो 292 IPC से 292 IPC से संबंधित है। ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि से दंडनीय है, क्या कहलाता है दोस्तों, वारंट मामला कहलाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है संज्ञेय मामला क्या है, असंज्ञेय मामला क्या है। संज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और नॉन संज्ञेय यानी असंज्ञेय में नहीं कर सकती, यानी मजिस्ट्रेट के थ्रू वारंट से ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है। केदारनाथ सिंह वाला मामला कहाँ से संबंधित है, तो 124A से रिलेटेड है। मैकनॉटन जो केस है, मैकनॉटन डॉक्ट्राइन कहते हैं कभी कभी इसे, तो ये धारा 84 से रिलेटेड है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल हैव द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, राइट। तो 129 सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट 129 और हाई कोर्ट 215 डायरेक्टली इन सेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या है आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर कि अभिलेख न्यायालय है और उन्हें अपने अवमानना के लिए दंड देने का प्रावधान वो है प्रोविजन। तो 129 में किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट, 215 हाई कोर्ट। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। संयुक्त बैठक को कहते हैं दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसीडेड कौन करता है दोस्तों, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर, जैसे अभी ओम बिरला हैं तो वो स्पीकर हैं, तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग से एक क्वेश्चन और आता है कि मनी बिल पर और अमेंडमेंट पर, यानी दोस्तों संविधान संशोधन हो रहा है अगर और मनी बिल है तो क्या उन पर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, और हो सकती है तो क्यों, और नहीं हो सकती तो इसके पीछे का तर्क क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। मेंस में ये पूछा गया है, लेकिन ये PSC लेवल एग्जाम में ये पूछा जाता है इस टाइप से। जुडिशरी में सामान्यतः ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, प्री में पूछा जाता है, तो 108 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट भारत का उपराष्ट्रपति 63 में है और भारत का महान्यायवादी 76। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अभी उपराष्ट्रपति नए बने हैं, तो इससे पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं नए तो वो किस राज्य के राज्यपाल थे। तो भारत का उपराष्ट्रपति 63 में है, भारत का महान्यायवादी 76 में है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं तो CAG कैग 148 और राज्य का महाधिवक्ता 165। दोस्तों ये आप एक बार में याद रखिए, राष्ट्रपति कहाँ है, राज्यपाल कहाँ है, महान्यायवादी कहाँ है, कैग कहाँ है, ठीक है, ये सब इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति 63 में, महान्यायवादी 76 में, महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148, राज्य का महाधिवक्ता 165। नेक्स्ट इस पे केस से रिलेटेड मामला है तो इसमें आपको बताना है हुसीनारा खातून विरुद्ध बिहार राज्य एवं MH हॉस्कोट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य का चर्चित मामला है, किससे संबंधित है दोस्तों, निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। और आपने 39A आपने पढ़ा होगा, 39A कहाँ का, संविधान का, और 304 CRPC और निर्धन व्यक्ति ऑर्डर में CPC में आप पढ़िए निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद ऑर्डर 33 और निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें कहाँ हैं तो 44। तो क्वेश्चन आ सकता है वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो 61वें संविधान संशोधन से की गई। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है बलवा करना कहाँ पे है, तो बलवा करना 146, दंगा करना 159 और विधि विरुद्ध जमाव 141। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों इनसे, जैसे बलवा करने में मिनिमम कितने व्यक्ति जरूरी हैं, दंगा करने में कितने व्यक्ति और विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति, उनकी पनिशमेंट से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बलवा करना 147 में पनिशेबल है और इसमें 2 वर्ष है दोस्तों। इसमें जुर्माना भी आप जोड़ दिए अधिकतम में। यहाँ जनरली हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपके कारावास से रिलेटेड है, यानी इसमें जुर्माना ऐड नहीं है। तो बलवा करने के लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो है कितनी आपकी 2 ईयर। दंगा करने में 1 माह है और दंगा कितने व्यक्ति जरूरी हैं, मान के चलिए एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है 2 व्यक्ति पब्लिक प्लेस, प्राइवेट नहीं पब्लिक प्लेस पर लड़ रहे हैं और वो मतलब रोड पर या पब्लिक प्लेस रोड है एक और वो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो और सबके लिए विघ्न कारक हो रहा है, तो ये क्या है, तो दोस्तों ये दंगा है या बलवा है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये दोस्तों दंगा है, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव 141 में है और 143 में पनिशेबल है। लॉटरी कार्यालय रखना ये काफ़ी पूछा जाता है।
लॉटरी कार्यालय रखना 294A, इसकी पनिशमेंट पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट का याद नहीं आ रहा है, सेक्शन 30 कॉन्ट्रैक्ट आप बताइए 30 में क्या है। नेक्स्ट है भारत संघ बनाम नवीन जिंदाबाद से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने से संबंधित है और न्यूज़ में है। तो श्रेया संगल वाला मामला 66 IT एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था, ठीक है। तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदाबाद ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से ही है। श्रेया संगल बनाम भारत संघ ये आपका 66 IT एक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका केस बेलामी वर्सेस सेवाइन केस किससे संबंधित है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस से है। तो दोस्तों ये डॉक्ट्राइन है आपका TPA का, तो इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। अभी आप समझ लीजिए TPA में है 52 सेक्शन आप पढ़िए इसमें, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस है। और TPA में ज़्यादातर डॉक्ट्राइन से केस आते हैं, डॉक्ट्राइन केस भी आते हैं, वो डॉक्ट्राइन वाले आते हैं। और यहाँ से जो डॉक्ट्राइन है उनसे डायरेक्ट सेक्शन ही पूछे आते हैं। जैसे देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कहाँ पे है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस और डॉक्ट्राइन ऑफ एक और है प्रियोरिटी। तो इनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेलामी वर्सेस सेवाइन कहाँ पे है? ये केस मतलब लेस पेंडेंस से रिलेटेड है और डायरेक्ट सेक्शन भी दे सकते हैं आपको, बेलामी वर्सेस सेवाइन और सेक्शन भी दे देंगे। कूपर वर्सेस कूपर दोस्तों ये आपने कई जगह पे ये आपने पढ़ा होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के अलावा भी इसमें एक इस केस को आपने कई बार पढ़ा होगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन से है। वासुदेव बनाम पेप्सू है, 86 IPC से रिलेटेड है। लेस पेंडेंस का ऐसा है कि लेस और पेंडेंस दो शब्द से मिलकर ही बना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यानी जो सूट पेंडिंग है और उसमें प्रॉपर्टी का आप विक्रय वगैरह कर रहे हैं तो इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। और डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन से पूछा जाता है कि द पर्सन मस्ट बियर द बर्डन, ठीक है। तो इसमें डिटेल में इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है। तो ये दोस्तों काफ़ी लीडिंग मामला है। इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये दोस्तों परक्रम में लिखित अधिनियम यानी दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो उसमें एक धारा है 138। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो पूछा जाता है वो धारा 138 से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, तो त्वरित और शीघ्र निपटान से रिलेटेड निर्देश इसमें दिए गए थे। इस केस में चेक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पीड़ित को किस धारा में बताया गया है CRPC में? तो 2WA में। और ये जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आता है कि 2WA को कब ऐड किया गया। नेक्स्ट धारा 125 CRPC कौन से मजिस्ट्रेट से संबंधित है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यानी दोस्तों 125 CRPC है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिलेटेड। संपत्ति अंतरण अधिनियम इनमें से किसका उल्लेख है? यानी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो इनमें से किसका इसमें उल्लेख है? तो TPA में विक्रय सेल का उल्लेख है, बंधक का है, भार का भी उल्लेख है दोस्तों, पट्टे का भी उल्लेख है, विनिमय का भी उल्लेख है, दान का भी उल्लेख है, अनियोज्य दावे का अंतरण का भी उल्लेख है। विक्रय कहाँ पे है? 54 में है, बंधक आपका 58, भार आपका 100, पट्टा 105 और पट्टा MPLRC में भी है पट्टा, कहाँ पे है? 168 में। विनिमय एक्सचेंज कहाँ पे है? और धन का विनिमय से ऐसा कोई क्वेश्चन भी इससे आता है। तो विनिमय 118 में है। दान है आपका 122 में। हाँ, दान से क्वेश्चन आता है आपका, दुर्भर दान से भी क्वेश्चन आता है। और 124 से क्वेश्चन आता है इसमें, 126 और 127। अनियोज्य दावे का अंतरण यानी एक्शनेबल क्लेम, तो ये 130 में है। और एक्शनेबल क्लेम से डेफिनेशन क्लॉज से एक्शनेबल क्लेम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है एक्शनेबल क्लेम आपका सिक्योर्ड डेब्ट है या अनसिक्योर्ड डेब्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोस्तों TPA से है कि निर्वाचन का सिद्धांत कहाँ पे है? इसे दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कहते हैं, 35 में है। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण यानी ओस्टेंसिबल ऑनर, तो ये 41 में है। लेस पेंडेंस का सिद्धांत 52 में है। प्रत्यासन का सिद्धांत 92 यानी दोस्तों प्रत्यासन मतलब सबरोगेशन इंग्लिश में इसका मतलब है, तो 92 में है TPA में। तो TPA में आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन 35, ओस्टेंसिबल ऑनर 41, लेस पेंडेंस 52 एंड सबरोगेशन 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो व्हाट आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट है जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हैं वह भावी संपत्ति यानी फ्यूचर प्रॉपर्टी के विषय में शून्य है। यानी दान दे रहे हैं आप जो भी है तो प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी, तो फ्यूचर प्रॉपर्टी के विषय में वो वॉइड है। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य है। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, इनमें कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है मोचन करने का बंधक कर्ता का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 60 में है। तो ये इसे कहते हैं राइट टू रिडेम्पशन ऑफ अ मॉर्गेजर। तो मॉर्गेजर का के पास कौन सा राइट होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। फोरक्लोजर का राइट किसके पास होता है?
तो जो मॉर्गेजर है तो उसके पास होता है राइट टू रिडम्पशन। मॉर्गेजर के पास कौन सा राइट होता है? राइट टू रिडम्पशन, धारा 60 और 67 में पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार, तो राइट टू फोरक्लोजर और सेल ये होता है मॉर्गेजी के पास। इसके अलावा नेक्स्ट है रिसीवर की नियुक्ति 69 ए में है, दुर्भरदान 127 में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मोचन करने का बंधक कर्ता का अधिकार, तो दोस्तों मॉर्गेज से क्वेश्चन आता है। टीपीए में 6 टाइप के जो मॉर्गेज है उनको बताया गया है मॉर्गेज। तो मॉर्गेज से अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगा है आपका सिंपल मॉर्गेज क्या है और इंग्लिश मॉर्गेज क्या है, और इनमें पोजीशन ट्रांसफर किस में होता है, कौन से मॉर्गेज में नहीं। दोस्तों मॉर्गेज और प्लेज में क्या डिफरेंस है भी पूछा जाता है। जो मॉर्गेज है वो आपका टीपीए में है और प्लेज आपका कॉन्ट्रैक्ट में है। जो मॉर्गेज है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, प्लेज आपका जो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो इनसे रिलेटेड और भी उसमें डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोचन करने का बंधक कर्ता का अधिकार 60 में है, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार 67 में है, रिसीवर की नियुक्ति 69 में है, और आपने सीपीसी में भी रिसीवर की नियुक्ति है, ऑर्डर 40 में है, तो उससे क्वेश्चन आता है। दुर्भरदान ये आपका 127 में, दुर्भरदान से क्वेश्चन आ जाता है इलस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर मामला केवल जुर्माने से संबंधित है तो कितने माह बाद संज्ञान नहीं लिया जाएगा। दोस्तों अगर मामला सीआरपीसी में जुर्माने से संबंधित है तो 6 माह बाद संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंट सेक्शन सी, तो निहित हित, समाश्रित हित, सशर्त अंतरण और एक सहस्वामी द्वारा अंतरण। तो निहित हित आपका 19, समाश्रित हित 21 और सशर्त अंतरण 25 और एक सहस्वामी द्वारा अंतरण 44। नेक्स्ट है आपका एविडेंस से क्वेश्चन है। एविडेंस में प्रिविलेजेस दिए गए हैं कुछ, तो उनसे क्वेश्चन है। जज और मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज कहाँ पे है? 121 में है। विवाहित स्त्री के दौरान में दी गई संसूचना 122, शासकीय संसूचनाएं ये आपकी हैं 124 में। इसके अलावा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ सीपीसी, तो डिग्री को कहाँ बताया गया है, ऑर्डर को कहाँ, डिग्री होल्डर को कहाँ और जजमेंट डेप्टर को कहाँ, तो इन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिग्री को 2.2 में बताया गया है और इस डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या डिग्री है या ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर 144 क्या डिग्री है। तो ये दोनों जो आपका डिग्री है यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दोस्तों डिग्री है, ठीक है। ऑर्डर को कहाँ बताया गया है? 214 में। डिग्री होल्डर यानी जिसके फेवर में डिग्री जारी होती है या एग्जीक्यूशन का कोई ऑर्डर पास होता है वो डिग्री होल्डर होता है। तो डिग्री को 2.2 में, डिग्री होल्डर 2.3 में, और जिसके खिलाफ डिग्री और या कोई निष्पादन का आदेश जारी होता है वो डिग्री जो वो होता है दोस्तों जजमेंट डेप्टर। तो 210 में जजमेंट डेप्टर है, डिग्री 2.2 में, ऑर्डर 214, डिग्री होल्डर 2.3 और जजमेंट डेप्टर 210। दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की किस सूची में है? दोस्तों ये समवर्ती सूची में है, यानी जो आपके सीआरपीसी है, आईपीसी है, ये सब आपके समवर्ती सूची में यानी कनकरेंट लिस्ट में है। तो आप पढ़िए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट, कनकरेंट, ठीक है। तो कनकरेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकती हैं सामान्यतः, ठीक है। तो जो सीआरपीसी है आपकी, आईपीसी है, ये सब आपके कनकरेंट लिस्ट में है। नेक्स्ट है आवश्यक की संविदा शून्य है, यानी जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। तो इसमें एक केस भी पूछा जाता है, कौन सा केस है? इसमें एक केस पूछा जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है, आगे देखेंगे। तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, हाँ वो केस पूछा जाता है। 498 आईपीसी 25 दिसंबर 1983 से प्रवर्त हुई। सो दोस्तों ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट, निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध कहाँ किया गया है? इस सीपीसी की बात हो रही है, तो निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध किया गया है आदेश 38 नियम 5 से 13 में। दोस्तों सीपीसी में सेक्शंस हैं और ऑर्डर हैं। इसमें जो सीपीसी में ऑर्डर है 51 है, उसी में से एक ऑर्डर है 38। तो इसमें निर्णय के पूर्व कुर्की के बारे में उपबंध है, तो नियम 5 से 13 में। नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति की संविदा को कहाँ बताया गया है? चलत प्रत्याभूति कहाँ पे है? उपनिधान, गिरवी और उप अभिकर्ता। तो चलत प्रत्याभूति मतलब इंडेमनिटी, ठीक है, नहीं क्षतिपूर्ति की संविदा मतलब इंडेमनिटी, तो 124 में, कंटिन्यूइंग गारंटी 129 में। उपनिधान को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में बेलीमेंट। उपनिधान से और इनमें प्लेज, इनमें डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा गिरवी 171 में, तो गिरवी और मॉर्गेज, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए जनरल टर्म्स में कि गिरवी मॉर्गेज, गिरवी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है या आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और मॉर्गेज बेलमेंट है। इनके जनरल फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनसे कंसेप्ट आप आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा उप अभिकर्ता यानी सब एजेंट कहाँ पे है? 191 में है। विवाह का अवरोधक करार क्या है दोस्तों? विवाह का अवरोधक करार शून्य है।
धारा 138 प्रक्रम में लिखित अधिनियम का अपराध कब समनीय है? तो दोस्तों चेक किसी भी राशि के लिए हो तो धारा 138 से क्वेश्चन आता है। तो ये प्रक्रम में लिखित अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड है धारा 138। इसमें चेक किसी भी राशि का हो यानी जो अपराध है, ऑफेंस है, वो कंपाउंडेबल है। 320 CRPC भी आप पढ़ सकते हैं। प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा है। दोस्तों ये जनरली आपने सुना होगा पहले चेक बाउंस, तो ये जनरली धारा 138 यही है कि जैसे आपके खाते, आप किसी को दोस्तों जैसे मैं हूँ या मैं आपको चेक दे रहा हूँ और खाते में पैसे नहीं हैं तो क्या होगा इसमें तो सजा वगैरह। तो इसमें दोस्तों अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास है और चेक की राशि का दोगुना। मान के चलिए 1 लाख का मैंने आपको चेक दिया और उसमें मतलब खाते में पेमेंट वगैरह नहीं है और आप जाते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया है खैर के कितने दिन का आपको नोटिस देना होगा और ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि इसमें 2 वर्ष तक का कारावास है और चेक की राशि का दोगुना तक आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे क्वेश्चन अब डिटेल में आने लगे हैं कि इसमें जो अंतरिम प्रतिकर है, इंटरिम कंपनसेशन कितने % तक ठीक है दिलाया जाएगा, उसमें कौन रिट्रायल करता है। जो प्रक्रम लिखित वाले जो मामले हैं धारा 138 के यानी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। प्रक्रम लिखित अधिनियम में चेक को किस धारा में बताया गया है? चेक को दोस्तों धारा 6 में। तो आपको प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक यानी धारा 4, धारा 5 और धारा 6 इन तीनों से क्वेश्चन आता है। तो चेक को कहाँ बताया गया है? धारा 6 में। इसके अलावा जो क्रॉस वाले चेक हैं उनसे भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। कार्लाइल बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी का विख्यात मामला किससे संबंधित है? ये दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इस सामान्य प्रस्ताव की अवधारणा से संबंधित है। कार्लाइल बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंपॉर्टेंट केस हैं तो मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष, ये माइनर से रिलेटेड है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, ये प्रस्ताव की संसूचना से रिलेटेड है। डेरी बनाम पीक, ये कपट से रिलेटेड है। और बालफर बनाम बालफर, इस संविदा के आशय से रिलेटेड है। तो फिर से देखते हैं, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष अवयस्क की संविदा, लालमन शुक्ला प्रस्ताव की संसूचना, डेरी बनाम पीक कपट, बालफर वर्सेज बालफर, एक केस आपने काफ़ी पढ़ा होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो, इस संविदा के आशय से रिलेटेड है। दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट है, और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस सेक्शन में है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है कहा जाता है। दोस्तों ये लीडिंग क्वेश्चन कहला जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन आप 141 एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। लीडिंग क्वेश्चन से हम लोग पिछली वीडियो में ही बात कर चुके हैं डिटेल में थोड़ी बहुत, और इनसे क्वेश्चन आते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते हैं, और क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या चीफ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है वो लीडिंग क्वेश्चन है। प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जाता है तो ऑर्डर 5 रूल 9A, इसमें प्लेंटिफ को समन दिया जाता है। इसके अलावा ऑर्डर 8 रूल 9, इसमें क्या है? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, तो प्राथमिक साक्ष्य कहाँ पे है? 62 में है। ये दोस्तों एविडेंस की बात हो रही है। प्राइमरी एविडेंस 62, सेकेंडरी एविडेंस 63, लोक दस्तावेज यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 और प्राइवेट दस्तावेज 75। तो इनसे दोस्तों अब डिटेल क्वेश्चन आने लगे हैं कि व्हाट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। जनरली क्वेश्चन आता है लोक दस्तावेज से, सो व्हाट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो आप अभी जान लीजिए, प्राथमिक साक्ष्य 62, द्वितीयक साक्ष्य 63, लोक दस्तावेज 74 और प्राइवेट दस्तावेज 75। नेक्स्ट अंतरिम प्रतिकर प्रक्रम में लिखित अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो 143A। क्वेश्चन आता है इसमें कितना जो इंटरिम कंपनसेशन दिया जाता है, उसमें 2 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, यानी 20%, 30% या इसमें कोई रकम निर्धारित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अंतरिम प्रतिकार प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 143 में है और ये कब जोड़ा गया? 143A, और इससे रिलेटेड केस भी पूछा जाता है इंटरिम कंपनसेशन से रिलेटेड। क्या दंडिक मामलों में पूर्वतन अच्छाशील सुसंगत है? तो ये सुसंगत है यानी रेलिवेंट है, अच्छा कैरेक्टर रेलिवेंट है धारा 52 में। नेक्स्ट है, पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, तो ये रेलिवेंट है। तो सह अपराधी को कहाँ बताया गया है? एविडेंस में 133 में। सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन 141 में। पक्षद्रोही साक्षी होस्टाइल विटनेस 154 में। स्मृति ताजी करना 159 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का कि रेस जेस्टे का सिद्धांत कहाँ पे है? इससे केस पूछा जाता है। रेस जेस्टे
सेक्शन 6 विबंध यानी स्टोपल 115, शासकीय संसूचनाएं 124 और सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी तो 140। नेक्स्ट आपका एविडेंस से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन है कि जो स्वीकृतियां हैं यानी एडमिशन है एक निश्चायक सबूत नहीं है यानी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं बट में स्टोप राइट। तो स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं, इससे रिलेटेड एक सेक्शन डायरेक्ट पूछा जाता है। इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश का मामला शिनाख्त परेड से संबंधित है, ये भी राइट है। अभियुक्त का आचरण धारा 8 में सुसंगत है, ये भी राइट है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 भी दहेज हत्या से संबंधित है। सो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट है उचित क्रम बताइए इनका, तो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश में लिखा है यानी तो इंग्लिश हिंदी में प्रति परीक्षा वगैरह इसमें होता है, मुख्य परीक्षा है जैसे और पुनः परीक्षा प्रति परीक्षा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है एडवर्स पार्टी के द्वारा और फिर होता है री एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर री एग्जामिनेशन, ये ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है। मुख्य परीक्षा क्या है, तो किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट है धारा 27 साक्ष्य अधिनियम को संवैधानिक करार दिया गया किस केस में, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। जो 27 एविडेंस एक्ट है इसको संवैधानिक करार किया गया था देवमन उपाध्याय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 27 जो सेक्शन है एविडेंस की उसको संवैधानिक बताया गया था और ये भी बताया गया था जो, और एक क्वेश्चन अलग है दूसरे केस से आता है कि सेक्शन 27 किन किन सेक्शन की अपवाद है, तो 24, 25 और 26 धारा की अपवाद है धारा 27। नेक्स्ट है क्या द्वैविवाह में दुराशय का आवश्यक तत्व है, तो ये दोस्तों नहीं है। द्वैविवाह कहाँ पे है 494 में। पहले कौन सा मामला आया दोस्तों, तो इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राजनारायण, मिनर्वा मिल्स, नागराज वाला मामला या आधार कार्ड वाला मामला, तो इंदिरा गांधी। तो इनमें दोस्तों आपका जो इंदिरा गांधी वाला मामला है यही मामला आपका पहले आया, मिनर्वा मिल्स और नागराज वाला और ये बाद में आया था। और आधार कार्ड वाला मामला आपका ये रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वाले मामले से संबंधित है। आधार कार्ड और ऐसे प्रिवेसी केस भी कहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने जजेस की मतलब जो पीठ थी बेंच थी राइट। महत्वपूर्ण आदेश से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ऑर्डर 6 में क्या है प्लीडिंग है और प्लीडिंग में क्या क्या शामिल है, प्लेंट और है यानी OR और रिटर्न स्टेटमेंट। इसके अलावा ऑर्डर 17 में क्या है स्थगन है, स्थगन 3 बार तक दिया जा सकता है। ऑर्डर 39 से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश। ऑर्डर 39 में अंदर रूल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें कि अस्थायी आदेश कहाँ पे अंतर्वर्ती आदेश कहाँ से कहाँ तक हैं और ऑर्डर 39 में। ऑर्डर 46 में क्या है निर्देश हैं और इसके साथ आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 113। तो एक बार फिर से देख लेते हैं महत्वपूर्ण आदेश। तो आदेश टोटल 51 है CPC में। सबसे बड़ा आदेश है आदेश 21, उसमें दोस्तों 106 नियम है। तो महत्वपूर्ण आदेश 6 में क्या है प्लीडिंग, आदेश 17 एडजर्नमेंट, 39 यानी टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर, 46 में रेफरेंस। इसके अलावा रेफरेंस में आप पढ़ सकते हैं 395 CRPC। रेफरेंस किसके पास हो सकता है ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में दे देते हैं हाई कोर्ट के पास सिर्फ या सभी न्यायालयों के पास या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण नियम से रिलेटेड। तो वादों का रजिस्टर ऑर्डर 4 रूल 2, प्रतिस्थापित तामील यानी सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑर्डर 5 रूल 20, अभिवचन में संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ऑर्डर 6 रूल 17 और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अभी पूछा जाता है कि जो आपका प्लेंट है वो कब रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज कोज ऑफ एक्शन यानी बाद हितों का आप नहीं बता रहे हैं, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट में नहीं है तो भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका किसी लॉ के द्वारा बार्ड है यानी लिमिटेशन वगैरह निकल गया तो भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। यानी प्रॉपर कोर्ट फीस वगैरह आप नहीं दे रहे हैं और आपका जो अनुतोष आप मांग रहे हैं वो आप कम वैल्यूएशन उसकी कर रहे हैं, तो इन मामलों में आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा भी मामले हैं। तो क्वेश्चन आता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो ऑर्डर 7 रूल 11। क्या आदेश की द्वितीय अपील होती है दोस्तों, आदेश की द्वितीय अपील नहीं होती है और डिक्री की अपील द्वितीय होती है, लेकिन सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ऑर्डर 43 के साथ आप 104 सेक्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो धारा 100 के तहत द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होती है, राइट है। और धारा 151 में अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। अंतर्निहित शक्तियों का मतलब होता है इनहेरेंट पावर। 482 में आपके पास हाई कोर्ट के पास है और 32 MPLRC आप पढ़िए। कोई भी केवीएट दायर करने का अधिकार 148A में है दोस्तों। केवीएट दायर करने का अधिकार जोड़ा गया था 1976 में, CPC में संशोधन हुआ था। और केवीएट में जो टाइम पीरियड पूछा जाता है तो वो कितने दिन है, 90 डेज है।
मेंस में क्वेश्चन KV8 का कई बार पूछा गया है। अगर वाद पत्र में वाद हेतु नहीं है दोस्तों, तो वाद पत्र क्या रिजेक्ट हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। प्लेंट में अगर आप केस ऑफ एक्शन ही नहीं बता रहे हैं तो आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज गार्नेसी? गार्नेसी क्या है? ए डेप्टर ऑफ जजमेंट डेप्टर, यानी जजमेंट डेप्टर का डेप्टर दोस्तों गार्नेसी होता है। सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? तो आदेश 21 है। इसमें दोस्तों 106 नियम है। 23 ऑर्डर 23 रूल 3 में क्या है दोस्तों? कॉम्प्रोमाइज सूट है और निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें कहाँ हैं? तो ऑर्डर 44 में है, यानी आपकी अपील्स बाय द इंडिजेंट पर्सन्स। किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि अंतर्निहित शक्तियों को किसी न्यायालय में प्रदान नहीं किया गया है, यह न्यायालय में ही अंतर्निहित है। यानी दोस्तों इनहेरेंट पावर है, ये CPC ने जो न्यायालय को प्रदान नहीं की हैं, जो इनहेरेंट पावर है वो CPC ने नहीं दी है, यानी वो तो नेचुरली जो कोर्ट में है अंतर्निहित शक्ति इनहेरेंट पावर है। तो मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल। दोस्तों आपने MP सिविल जज का पेपर देखा होगा जो 2022 वाला, जो मई में हुआ था, 5-6 मई के आसपास हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट था। ये केस दोस्तों काफ़ी लीडिंग केस है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। धारा 75 के अनुसार किन मामलों में इस केस को दोस्तों आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। धारा 75 के अनुसार किन मामलों में कमीशन नहीं निकाला जा सकता है? तो दोस्तों देख लेते हैं। इससे पहले तो पहले है सबसे पहले स्थानीय अन्वेषण के लिए, दूसरा है विभाजन के लिए, तीसरा है कोई अनुसंचिवीय कार्य करने के लिए और चौथा है विवादकों की विरचना के लिए। तो धारा 75 के अनुसार किन मामलों में कमीशन नहीं निकाला जा सकता है? दोस्तों कमीशन से रिलेटेड एक ऑर्डर है CPC में, ऑर्डर 26। तो अब देख लेते हैं। स्थानीय अन्वेषण अगर आपको करना है दोस्तों आप कमीशन निकाल सकते हैं। विभाजन के लिए निकाला जाता है। कोई अनुसंचिवीय कार्य यानी मिनिस्ट्रियल एक्ट, तो इसके लिए भी निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों विवादकों की विरचना फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए आप कमीशन नहीं निकाल सकते या नहीं निकाला जाता है। फ्रेमिंग ऑफ इशू है ऑर्डर 14 में। जिस तरीके से आपके वहाँ पे चार्ज हैं, ऑर्डर कहाँ पे है? चार्ज चैप्टर 17 CRPC, और यहाँ पे ऑर्डर 14 में क्या है? इशू, फ्रेमिंग ऑफ इशू है। तो दोस्तों हम लोग 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे। दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब के दोस्तों कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे मिलते हैं व्यूज़ के। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिए। तो मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड डिफामेशन, तो ये कारावास की बात हो रही है, इसमें जुर्माना एडेड नहीं है। तो दोस्तों 2 साल है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफामेशन में। डिफामेशन से केस पूछा जाता है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम कब आई? दोस्तों पीड़ित प्रतिकर स्कीम यानी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दोस्तों कौन नियुक्त करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और SDM है, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, यानी ये CRPC से पावर लेते हैं। जब ये कलेक्टर जैसे कलेक्टर और SDO के पावर लेते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तो वो दोस्तों MPLRC से। जैसे कलेक्टर है तो MPLRC की धारा 16 और असिस्टेंट जो आपके SDO हैं, SDO आपके और सेक्शन 22 MPLRC। अभियोजन निदेशालय जिले में कंट्रोल रूम, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो अभियोजन निदेशालय कहाँ पे? 25A में है। और एक किस विभाग के अंदर में किस विभाग के अंडर में काम करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। जिले में कंट्रोल रूम 41C में है, C से कंट्रोल रूम याद रख सकते हैं आप, और D में एडवोकेट, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। 41D एडवोकेट में यानी मीटिंग ऑफ चॉइस ऑफ एडवोकेट, राइट। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी 43
और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44। इसके अलावा आपको दोस्तों एक बात और याद रखनी होगी, कब प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, ये मेंस में पूछा जाता है दोस्तों। प्री में भी आप आजकल पूछने लगे हैं, पहले डायरेक्ट दोस्तों सेक्शन पूछते थे कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस सेक्शन में है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किस सेक्शन में है। अब सभी लोग पढ़ने लगे, थोड़ा पेपर लेवल टफ बन गया है। तो प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है दोस्तों, अगर मामला आपका संज्ञेय है और अजमानतीय मामला है तो आपका प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। और इसमें डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी आप समझ लीजिए, अगर कोई उद्घोषित अपराधी है तो क्या उसे प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है और आपको फिर पुलिस के पास सुपुर्द करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा दोस्तों गिरफ्तारी 44 में है, इससे क्वेश्चन आता है। इसमें जो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है, इसमें कौन से मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या दोनों मजिस्ट्रेट हैं। और अगर मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी इस धारा में है तो मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी किस धारा में है, उसमें 4 ऑप्शन आपको देते हैं, 103, 104, 105 या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम कब से लागू है, तो 1 जुलाई 2002 से है। डिग्री कब तैयार की जाएगी, और इस अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें किस केस में इस अमेंडमेंट को संवैधानिक किया गया था, ये क्वेश्चन आता है। कौन कौन से इसमें अमेंडमेंट हुए थे सीपीसी में। डिग्री दोस्तों कब तैयार की जाएगी, डिग्री 2 में डिग्री है और निर्णय सुनाए जाने के 15 दिन के अंदर। एक क्वेश्चन और आता है, डिग्री में तारीख यानी कौन सी तारीख डली होती है डिग्री में, तो दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो डिग्री कब तैयार की जाएगी, निर्णय सुनाए जाने की तिथि से 15 दिन के अंदर। केवीएट को संहिता में कब शामिल किया गया, 1976 के अमेंडमेंट से केवीएट को शामिल किया गया। 148A में है केवीएट से रिलेटेड प्रोविजन और 90 डेज लिमिट है, ये आप याद रखिए। ऑर्डर 39 रूल 6 to 10 इज रिलेटेड टू, सो इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिलेटेड है। प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कहाँ है, तो धारा 144 में सीपीसी में है। पाकला नारायण स्वामी वाला मामला और क्वीन एम्प्रेस और सावलदास और कश्मीरा सिंह। तो दोस्तों आपके एविडेंस में काफ़ी केस पूछे जाते हैं। अगर आपसे 15 नंबर का एविडेंस कहीं पे आ रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि 5 और 6 तक केस पूछ लिए जाते हैं। तो पाकला नारायण स्वामी वाला मामला है आपका डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड, और डाइंग डिक्लेरेशन से और SGST से और इनसे केस पूछे जाते हैं। तो पाकला नारायण स्वामी वाला मामला डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, ये मृत्युकालिक कथन, ये भी दोस्तों आपका डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। सांबल दास बनाम बिहार राज्य, ये भी काफ़ी चर्चित मामला है, रेस जेस्टी का सिद्धांत है, धारा 6 एविडेंस एक्ट। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये दोस्तों सह अपराधी की संस्वीकृति से संबंधित है। आपको दोस्तों एक बात और याद रखना है, जो क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला है, अगर आप इसके फैक्ट भी पढ़ें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इससे अब इसके फैक्ट भी पूछे जाने लगे हैं, यानी पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है नोट में, कि आचरण से भी संबंधित है क्वीन अब्दुल्ला का मामला, ये कई बार क्वेश्चन में आया है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका आचरण किस धारा में रेलिवेंट है और है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। किस मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 को संवैधानिक माना गया, यानी दोस्तों किस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया था, 1999 और 2002 का अमेंडमेंट, जो सलेम बार एसोसिएशन वर्सेज भारत संघ, इस मामले में माना गया था। नेक्स्ट सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है, ये बाइगेमी से यानी 494 से, सरला मुदगल वाले मामले से क्वेश्चन आता है। 228A IPC रिलेटेड है दोस्तों, ये रिलेटेड है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, यानी डिस्क्लोज ऑफ आइडेंटिटी से रिलेटेड है। आप नहीं कर सकते पीड़ित की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज, 228A में अपराध हो जाएगा अगर आप कर देते हैं तो। लोक न्यूसेंस कहाँ पे है, न्यूसेंस है 268 में, और क्वारंटाइन के नियम की अगर अवज्ञा तो 271। अभी दोस्तों 271, 279 और 289 इनसे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। इसके अलावा औषधियों का अपमिश्रण, तो ये है 274 में। UPAPO में आप देखिए क्वेश्चन 274 वाला पूछा गया था। कूट रचना कहाँ पे है, 463 में। गृह वेदन 445 में। आपराधिक अतिचार 441 और आपराधिक अभित्रास 503। एक्सटॉर्शन यानी दोस्तों 384 और 503 में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा हैवियस कॉर्पस रेट से संबंधित है, इसका राइट आंसर है दोस्तों धारा 97। धारा 97 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हैवियस कॉर्पस से दोस्तों, हैवियस कॉर्पस कहाँ पे है रेट, संविधान में। और आपने दोस्तों इससे रिलेटेड एक सेमेस्टर में एक एक्ट पढ़ा होगा, हैवियस कॉर्पस एक्ट। इससे क्वेश्चन आता है कि हैवियस कॉर्पस एक्ट किस ईयर का है। दोस्तों अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो हैवियस कॉर्पस एक एक्ट है और एक रिट भी है, और इसमें हैवियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है एक मामले को। कौन सा मामला है दोस्तों, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, वो मामला आपका, उसे दोस्तों हैवियस कॉर्पस मामला कहा जाता है। ADM जबलपुर वाला मामला दोस्तों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ मामला कितने जजों की पीठ द्वारा निर्धारित किया गया? तो दोस्तों 9 जजों की पीठ द्वारा निर्धारित किया गया। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास और वीडियो आएँ। पहले कौन सा मामला आया दोस्तों? तो री बेरोगारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी का मामला। दोस्तों इन मामलों से डिटेल क्वेश्चन आते हैं, जैसे किस केस में प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं माना, किस में भाग माना, या किस में बेसिक स्ट्रक्चर आया, ऐसे मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है री बेरोगारी यूनियन केस पहले आया इनमें से, तो ये राइट रहेगा। केशवानंद भारती का अभी हाल ही में चर्चा में थे, तो इनसे क्वेश्चन अभी आ सकता है। ये पिछले वर्ष और इस वर्ष काफ़ी चर्चा में रहे। एनजेक असंवैधानिक घोषित किया गया था। एनजेक यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इससे क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में इसको दोस्तों अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, हाँ, इसमें कितनी जजेस मतलब इसमें बेंच थी। तो आपको एक बात याद रखना है, एनजेक है आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 101 में क्या है, 101, 103। दोस्तों इस वीडियो में हमने इस बार अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो अमेंडमेंट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 103 अमेंडमेंट है, 69 है और 44 अमेंडमेंट है, तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सरकार के खिलाफ वाद लाने के लिए कितने माह का नोटिस देना होता है? दोस्तों सीपीसी की बात हो रही है, 2 माह का। 80 सीपीसी में आप पढ़िए और इसमें आप पढ़ सकते हैं ऑर्डर 27। इंटरप्लीडर सूट कहाँ है दोस्तों? तो ऑर्डर 35 में है और सेक्शन 88 में है। सेट ऑफ दोस्तों क्या होता है? सेट ऑफ दोस्तों 2 प्रकार का होता है। सेट ऑफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस रूल में सेट ऑफ है और काउंटर क्लेम है। तो सेट ऑफ कैन बी दोस्तों 2 टाइप, फर्स्ट इज द लीगल सेट ऑफ एंड सेकंड इज द इक्विटेबल सेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदेश 9 नियम 13 किससे संबंधित है? तो ऑर्डर 9 रूल 13 इज रिलेटेड टू एक पक्षीय डिग्री को अपास्त कराने से संबंधित, यानी सेटिंग असाइड डिग्री ऑफ एक्स पार्टी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है इशू आर फ्रेम्ड अंडर ऑर्डर 14 सीपीसी, यानी दोस्तों जो सीपीसी में आपके सिविल मैटर में जो इशू फ्रेम्ड होते हैं ऑर्डर 14 सीपीसी में होते हैं। इशू आर फ्रेम्ड फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट्स एंड द मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि वो लोग बुरा मान जाएंगे कि इंग्लिश के क्वेश्चन कम हैं। तो इशू आर फ्रेम्ड अंडर ऑर्डर 14 सीपीसी, ठीक है। नेक्स्ट है इशू आर फ्रेम्ड फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट एंड मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, यानी मिश्रित भी होते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ विटनेस मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 डेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशू, यानी जो विटनेस यानी साक्षी की जो लिस्ट है वो जैसे इशू फ्रेम हो गए फिर 15 दिन के अंदर आपको अपनी साक्षी की लिस्ट जमा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट तो दोस्तों इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है, इशू फ्रेम्ड होते हैं ऑर्डर 14 के तहत, और इशू में क्वेश्चन ऑफ लॉ के भी इशू होते हैं, फैक्ट के भी, और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ भी होते हैं। नेक्स्ट है जो विटनेस है उसकी आपको लिस्ट देनी होती है, इशू फ्रेम हो गया 15 दिन के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 113B प्रिजम्पशन अंडर डॉरी डेथ वाज एडेड टू इंडियन एविडेंस एक्ट, तो 1986। नेक्स्ट है ऑफेंसेस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंपाउंडेबल, यानी दोस्तों जो अपराध हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो अपराध हैं वो समनीय हैं। किस धारा में बताया गया है? तो धारा 147 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 147 में बताया गया है कि जो अपराध हैं वो समनीय है। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स इमेक्शन किस धारा से रिलेटेड है? तो आईपीसी से रिलेटेड है, 95 आईपीसी। तो विकीरियस लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन कौन सी सेक्शन आईपीसी की विकीरियस लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से रिलेटेड है? तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया ये आपकी 87 है, और मैकनॉटन का नियम आपको पता है 84 आईपीसी। कंपेंसेटरी कोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिटियस क्लेम और डिफेंस कैन बी, सो 3000 है इसमें। और किस धारा में दोस्तों? मनी डिक्री में महिलाओं को गिरफ्तारी से छूट है, तो धारा 56 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिषेध है, मनी डिक्री में महिलाओं को गिरफ्तारी से प्रतिषेध दिया गया है। नो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजनमेंट कैन बी मेड इफ द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ, यानी दोस्तों मनी डिक्री है जो वो 2000 रुपये तक है, तो आपको अरेस्ट और सिविल प्रिजन में और आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर 2000 तक है। तो इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, अगर 2000 से 5000 रुपये तक है तो आपको मैक्सिमम सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है 6 वीक, यानी 6 × 7 = 42। और अगर दोस्तों 5000 से अधिक है तो भी आपको किन्हीं भी परिस्थितियों में 3 माह से अधिक सिविल प्रिजन में दोस्तों नहीं रखा जा सकता। सेक्शन 89 सीपीसी प्रोवाइड, तो सेक्शन 89 में क्या है सीपीसी में? सो इसमें है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट,
यानी दोस्तों कोर्ट के बाहर आपके जो विवादों का निपटारा है, इसमें जैसे इसमें आर्बिट्रेशन है आपका, और इसमें आर्बिट्रेशन है, इसमें कंसिलिएशन वगैरह है, तो इसमें एक क्वेश्चन इनसे आता है कि इसमें से क्या इनमें से नहीं है। इनलार्जमेंट ऑफ टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो इनलार्जमेंट ऑफ टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो 148 में है और इसमें 30 दिन है, ये लिमिट पूछी जाती है, तो न्यायालय समय बढ़ा देता है इसमें 30 दिन तक। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब काफ़ी कम कर रहे हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव रिलीफ, तो कौन सा पार्ट है एसआरए का जो आपका प्रिवेंटिव रिलीफ से रिलेटेड है। इसमें प्रिवेंटिव रिलीफ में आपसे इंजंक्शन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंजंक्शन आर ग्रांटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सो टेम्पररी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, और इनमें से कौन कौन। तो आपसे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसका राइट आंसर है दोस्तों, देख लेते हैं, पार्ट थर्ड। आप यहाँ देख रहे हैं ये पार्ट थर्ड है और प्रिवेंटिव रिलीफ से रिलेटेड है। इसमें इंजंक्शन है, जैसे प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, तो सेक्शन 36 से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।